नमस्कार दोस्तों। आज हम फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अपने इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये आपकी सीटी से रिलेटेड भी आता है और फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड भी आता है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि इसने पूछा क्या है, नहीं है। कि जो भारत सरकार है उसकी राजकोषीय नीति है, उस राजकोषीय नीति में से कौन सा एक उसका उद्देश्य नहीं है। पहला है पूर्ण रोजगार। तो राजकोषीय नीति है उसका मुख्य उद्देश्य होता है रोजगार देना। जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को क्या देना, रोजगार देना। तो ये भी होगा। दूसरा मूल्यांकन स्थिरता। मूल्यांकन जो किसी भी चीज का मूल्य है उसको क्या करना, स्थिर रखना, मतलब ज्यादा उसमें क्या नहीं हो, उतार चढ़ाव नहीं हो। तीसरा है अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन करना। जो अंतरराज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो व्यापार होगा उसका क्या करना, नियमन करना। धन एवं आय का क्या करना, न्यायोचित वितरण करना। धन और आय का न्यायोचित तौर पे वितरण करना भी क्या है, राजकोषीय नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य रूप से पूर्ण रोजगार, मूल्यांकन स्थिरता और अंतरराज्यीय व्यापार, ये धन आय का न्यायोचित वितरण, ये तीनों क्या है इसके उद्देश्य है। परंतु ये क्या नहीं है, इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियमन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन ये करना मुख्य रूप से राजकोषीय नीति का क्या नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है। आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन, देखिए, निम्न में से कौन सी मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। मुद्रा की जो आपूर्ति है, मुद्रा की जो क्या है, आपूर्ति है, उसका नियंत्रण करने में सहायक नहीं है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में वो है या नहीं, किस चीज से पूछा है। तो इसमें ये पूछा है कि सहायक नहीं है। तो मुद्रा की आपूर्ति है, उसमें हमने दो प्रकार पढ़े थे पीछे। उसमें पहला है मुक्त बाजार। मुक्त बाजार क्या नहीं है, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। मुख्य रूप से यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं एक बार, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक होता है। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण सहायक में दो ऑप्शन होते हैं। इसमें एक होता है आपके मात्रात्मक और एक होता है आपका गुणात्मक। तो मुख्य रूप से मात्रात्मक जो नियंत्रण होता है उसमें मुख्य रूप से सीआरआर, ये इसमें आपका एक आता है रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, तीसरा सीआरआर, चौथा एसएलआर। ये क्या होते हैं, इसके नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो ये क्या हो गया, सीआरआर हो गया आपका, ये बैंक दर हो गया, बैंक रेट, और ये ओपन मार्केटिंग ऑर्डर हो गया, ओएमओ। ठीक है, तो इसमें आगे और भी आते हैं। इसमें एक आता है बैंक रेट, एक होता है ओएमओ। ये मुख्य रूप से क्या है, इसके नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो फिर बच कौन सा गया आपका, एक मुक्त बाजार, ओपन मार्केट। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसमें क्या नहीं है, शामिल नहीं होता है। हो गया क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन। देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक है, मतलब हर एक जो देश है चाहे कोई भी हो, उसके जितने भी बैंक होते हैं उन सब बैंक का एक हेड होता है। ठीक है, और उस हेड के रूप में वो क्या करता है, अन्य सभी बैंकों के एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो पहला इसमें है केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, आरबीआई। व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक, ये सभी मुख्य रूप से ये सारे क्या है, भारतीय बैंक है। परंतु सभी बैंकों के एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो संरक्षक के रूप में क्या है, नहीं तो व्यापारिक बैंक काम करता है, नहीं आपका स्टेट बैंक काम करके देता है, और मुख्य रूप से सभी। तो ये चौथा, तीसरा ऑप्शन तो होना ही नहीं, चौथा तो पहला ऑप्शन क्या है, केंद्रीय बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक जो होता है वो मुख्य रूप से क्या करता है, सभी बैंकों के अंदर एक संरक्षक की व्यवस्था के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो कौन सा होगा आपका, आरबीआई होगा। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में क्या, संरक्षक के रूप में ये क्या करेगा, कार्य करेगा। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है साख नियंत्रण। साख क्या होती है? सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, साख क्या होती है। तो साख है आपकी क्रेडिट। साख को क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के उद्देश्य में सम्मिलित होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या दे रहा है, बहुत ज्यादा उधार दे रहा है, साख दे रहा है, क्रेडिट के तौर पे दे रहा है, तो उसके जो उद्देश्य होते हैं, उनके उद्देश्यों में क्या करना, सम्मिलित किसको शामिल करते हैं, जो उसको नियंत्रित करे। तो पहला है विनिमय दरों में स्थिरता लेके आना। विनिमय दर क्या होती है? जो हम आपस में एक दूसरे को वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विनिमय दर। तो उस विनिमय दर में क्या करना, स्थिरता लेके आना। दूसरा है कीमत स्तर में स्थिरता। मतलब जो वस्तु का मूल्य होता है, उस मूल्य में उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो, उसको क्या करना, स्थिर करना। तीसरा आय व रोजगार की उच्च स्तर पर क्या करना, स्थिरता रखना। मतलब आय है किसी व्यक्ति की वो, और उसके रोजगार दोनों में भी क्या करना, स्थिरता बनाए रखना। तो चौथा है उपरोक्त सभी। तो साख जो होगी, किसी भी चीज को उधार नहीं ज्यादा हो, उधार के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो उधार के कंट्रोल में क्या हो गया, विनिमय दरों में से ज्यादा स्थिरता नहीं होगी, तो भी उधार के ऊपर क्या होगा, शामिल है। दूसरा कीमत स्तर में स्थिरता। किसी भी वस्तु की जो मूल्य है, कीमत है, उस कीमत में भी स्थिरता रखेंगे, तो साख नियंत्रण के उद्देश्य में क्या शामिल करेंगे। तीसरा आय और रोजगार की उच्च स्तर पर नियंत्रण, स्थिरता। आय है किसी प्रकार की, किसी व्यक्ति की आय हो गई, और उसका जो रोजगार है उसमें भी यदि हम स्थिरता रखेंगे, तो वो भी साख नियंत्रण के उद्देश्य में क्या होगा, शामिल होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो साख नियंत्रण के उद्देश्यों में विनिमय दर में स्थिरता, कीमत स्तर में स्थिरता, आय व रोजगार की उच्च स्तर पर स्थिरता, इन तीनों को क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका, साख नियंत्रण में बैंक दर नीति का संबंध केंद्रीय बैंक के किस कार्य से है। कि जो साख नियंत्रण है, अभी हम साख नियंत्रण के बारे में पढ़ के आते। साख नियंत्रण क्या है, जो क्रेडिट पे, जो उधार पे, लोन के तौर पे या किसी चीज पे पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। उसमें बैंक की जो दर होती है, बैंक रेट जो होती है, उसका संबंध केंद्रीय बैंक के किस कार्य से। तो केंद्रीय बैंक कौन सा प्रकार का है, वो उसमें कार्य करता है। तो क्या इसमें देखो, पहला है नोट निर्गमन। क्या नोट निर्गमन का कार्य है, नोट निर्गमन का जानते हो कि सबसे पहला ये कि नोट निर्गमन क्या है। जो केंद्रीय बैंक है, वो जितने भी हमारे भारत देश की करेंसी है, नोट जो है, वो उनको छापने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई मुख्य रूप से क्या है, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो नोट निर्गमन का कार्य करेगा। परंतु क्या नोट निर्गमन का कार्य साख नियंत्रण के अंदर डिपेंड करता है, नहीं करता। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या नहीं होगा, कार्य नहीं है। दूसरा है अंतिम ऋणदाता के रूप में। क्या है, केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से बैंक दर की नीति का जो संबंध है, उसमें साख नियंत्रण में जो कार्य करता है, उसमें अंतिम ऋणदाता के रूप में क्या करेंगे, उसको कार्य करेंगे। तो ये एक ऑप्शन क्या है, उसके अंदर शामिल किया जाता है। कौन सा है आपका, अंतिम ऋणदाता। तो अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन कार्य करके देता है, आरबीआई करके देता है। ठीक है। तीसरा है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक तो है, ये हमारे समझ में आ गया एक मिनट, कि बैंकों का बैंक तो है, कौन है, आरबीआई है, परंतु उसका ये कार्य नहीं है कि वो नियंत्रण के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। चौथा है सरकारी बैंकर। सरकारी बैंकर के रूप में क्या है, ये कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपके, अंतिम ऋणदाता। कि अंतिम ऋणदाता के रूप में क्या करता है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण में क्या करके देता है, कार्य करके देता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, अंतिम ऋणदाता। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, बैंक दर के बढ़ने से, कि कोई भी बैंक क्या करे, उसमें अपनी रेट को बढ़ा दे। जो बैंक की रेट है, या तो बैंक से हम क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, वो उसके ऊपर ब्याज लगाता है, वो बैंक की रेट। या फिर हम बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, या फिर हम एफडी के तौर पे क्या करते हैं, जमा करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट के तौर पे।
तो उसके ऊपर क्या मिलता है, हमें ब्याज मिलता है। उस ब्याज को क्या कहा जाता है, बैंक की दर कहा जाता है। अब सामान्य सी बात है कि बैंक दर के बढ़ने से, यदि बैंक, जैसे ये मान लिया अपन कि पहले हमने बैंक से कोई लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, उस लोन के ऊपर हम बैंक को 12% ब्याज दे रहे थे। बैंक हमसे क्या ले रहा था, 12% का ब्याज ले रहा था, जो सस्ता था। अभी बैंक ने अपनी क्या कर दी, रेट को बढ़ा दिया। रेट को बढ़ा के इसने 12% को क्या कर दिया, 16% कर दिया। तो एक तो जो 12% पे हम क्या ले रहे थे, लोन ले रहे थे, एक 16% पे लोन लेंगे, तो क्या उस लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा होगी या कम होगी? सामान्य सी बात है, यदि लोन महंगा हो जाएगा तो हम लोन क्या लेंगे, कम लेंगे। तो इसके आधार पर कि यदि बैंक के दर के बढ़ने से साख का संकुचन होता है, साख क्या होता है, उधार, इसको क्या बोलेंगे अपन, उधार। उधार का क्या होगा, संकुचन होगा। नंबर दो, साख का प्रसार, उधार का प्रसार मतलब उधार बढ़ेगी। नंबर सी, ए और बी दोनों डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य सी बात है, हम खुद के लिए सोच के देखें कि यदि हमने कोई लोन लिया, वो लोन पे हमसे 12% ब्याज ले रहा है, हमने उससे लोन ले रखा है, जैसे ही उसने क्या कर दिया, अब लोन को 12% की बजाय 18% कर दिया, ब्याज ज्यादा लेने लग गया, तो स्वाभाविक सी बात है हम उससे लोन और ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि बैंक की ब्याज, उसने अपना बैंक ब्याज दर बढ़ा दिया, तो हम लोन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और लोन कम करेंगे तो उधार का क्या हो जाएगा, संकुचन होगा या विस्तार होगा, उधार कम हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए। उधार साख का क्या हो जाएगा, संकुचन। साख मतलब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है आपको, कई बार ये होता है कि हिंदी में कोई शब्द समझ में नहीं आता है, तो पेपर के अंदर साथ में इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के अंदर देखो देखो कि साख को इंग्लिश में उसने क्या बोला है, क्या बोलेगा वहां पे, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, तो उधार का क्या हो जाएगा यहाँ पे, संकुचन हो जाएगा। ठीक है, आगे समझे। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है आपका, बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि बैंक की जो दर है, बैंक की रेट जो है, उसकी सफल हो, वो सफल हो, कि जैसे बैंक ने रेट को बढ़ा दिया वो सक्सेस हो जाए, या बैंक ने रेट को कम कर दिया वो सक्सेस हो जाए। उसकी सफलता के लिए क्या जरूरी है, देश की आर्थिक व्यवस्था लोचपूर्ण हो। देखो तीन चीजें होती है इसमें, एक होता है बेलोच, ठीक है, एक होता है लोचपूर्ण, और एक होता है पूर्णतया बेलोच। ठीक है, बेलोच होता है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, लोचपूर्ण जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, और पूर्णतया बेलोच जिसको कभी भी परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश की आर्थिक व्यवस्था क्या हो, लोचपूर्ण हो, मतलब हम उसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर दो, देश की आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः बेलोच हो, मतलब जिसमें परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। नंबर तीन, देश की आर्थिक व्यवस्था बेलोच हो, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है परंतु कुछ कंडीशंस के साथ में। तो देश की बैंक की दर की सफलता के लिए आवश्यक क्या है कि देश की आर्थिक व्यवस्था लोचपूर्ण हो, जिनमें परिवर्तन हम कर सकते हैं आसानी से, जिनमें पूर्णतः बेलोच हो, जिनमें परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, और मुख्य रूप से बेलोच हो जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं परंतु कुछ कंडीशंस के साथ में। तो सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था है, उसको क्या हो, लोचपूर्ण हो, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। क्यों? क्योंकि देश की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें परिवर्तन ना करना पड़े, परिवर्तन करना पड़ता है। ये हो गया कि मार्केट में अभी बाजार में पैसे कम है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, लोन की दरें सस्ती करनी पड़ेंगी, और सस्ती करने की वजह से ही बाजार में पैसा आएगा जिससे लोग अपने रोजगार में लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे तो देश के युवाओं को क्या मिलेगा, काम मिलेगा, जिसके लिए उसमें क्या करना पड़ा हमें, बैंक की दर में परिवर्तन। यदि परिवर्तन ही बेलोच है, उसमें परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, तो फिर क्या है, उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो मुख्य रूप से आवश्यक क्या है कि देश की आर्थिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, लोचपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, बैंक दर में परिवर्तन के प्रभाव में सम्मिलित है। बैंक की जो दर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, और परिवर्तन के प्रभाव में क्या सम्मिलित है,
यदि हमने बैंक की दर में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और उस परिवर्तन की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें क्या सम्मिलित है कि साख संकुचन और प्रसार होगा। मतलब साख का मतलब आपको बताया था क्या है, उधार। उधार का क्या होगा, संकुचन। संकुचन मतलब उधार कम हो जाएगी, प्रसार मतलब उधार बढ़ जाएगी। तो बैंक की दर में परिवर्तन के प्रभाव में सम्मिलित है साख का संकुचन और विस्तार। यदि बैंक की दर, जैसे ये मानिए अपन कि बैंक की दर को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा देंगे तो साख का क्या हो जाएगा, उधार का संकुचन हो जाएगा। ठीक है। यदि हमने क्या कर दिया, बैंक की दर को कम कर दिया, तो उससे फिर क्या हो जाएगा, बैंक की दर कम कर दी, ब्याज रेट कम कर दी, तो हर आदमी बैंक लोन लेना चाहिए, हर आदमी लोन लेगा तो बाजार में क्या हो जाएगा, पैसा ज्यादा हो जाएगा और उधारी क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो साख का संकुचन और प्रसार दोनों क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ए नंबर भी क्या है, सही है। नंबर 2, आंतरिक कीमत स्तर का परिवर्तन होगा। आंतरिक जो वस्तु की कीमत है, उस कीमत के स्तर में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन। कि जैसे बाजार के अंदर पैसे ज्यादा आ गए, क्वांटिटी मार्केट में कोई भी कंपनी ज्यादा बनाएगी तो मुख्य रूप से उस पे जो स्थायी लागत होती है वस्तु की, वो क्या हो जाएगी, कम होगी। कम होने की वजह से उसकी कीमत के मूल्य में क्या हो जाएगा, आसानी से परिवर्तन आ जाएगा। तो वो भी बैंक की दर पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो बी भी क्या है, सही है। तीसरा है विदेशी पूंजी प्रवाह में परिवर्तन। विदेशी पूंजी का जो प्रवाह है उसमें परिवर्तन कैसे, कि कोई भी विदेशी इन्वेस्टर हमारे भारत में आया, आने के बाद में वो क्या करना चाहता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने अपनी एक कंपनी बना ली, अब दूसरी कंपनी और बनाना चाहता है, तो पहली कंपनी के ऊपर वो लोन लेना चाहता है। यदि क्या है, बैंक की दर में परिवर्तन किया गया, पहले 18% था, 15% कर दिया, लोन सस्ता हो गया, तो विदेशी व्यक्ति भी क्या लेगा, लोन लेगा। लोन लेकर के वो भारत में क्या कर लेगा, इन्वेस्ट करेगा, जिससे मुख्य रूप से पूंजी में क्या होगा, परिवर्तन। कि पहले पूंजी कम लगी हुई थी, अब क्या लग जाएगी, ज्यादा लग जाएगी। तो ये भी क्या है, सही है। तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, बैंक दर में परिवर्तन के प्रभाव में सम्मिलित क्या होता है कि साख संकुचन का संकुचन और प्रसार दोनों होता है। नंबर 2, आंतरिक कीमत स्तर का भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तीसरा, विदेशी पूंजी प्रवाह में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो बाहरी पूंजी भारत में आ रही है उसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, वो भी क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, डी। क्या करेंगे, उपरोक्त सभी इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। खुले बाजार की क्रियाओं में ओएमओ से अभिप्राय है, मतलब क्या है, इसको देखो ब्रैकेट में करना है अपन को, ओपन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्रियाएं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ओपन मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब ओएमओ से क्या अभिप्राय है। देखिए पहली बात तो ये कि ओएमओ है क्या। ओएमओ हमने मौद्रिक नीति पढ़ी, क्या पढ़ी हमने, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी। उस मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या पढ़े थे, दो प्रकार पढ़े थे उसके। पहला था मात्रात्मक, आपको याद है तो, और दूसरा पढ़ा था अपन ने गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक के प्रकार पढ़े थे, उनमें आपको याद है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओएमओ आदि को क्या प्रकार पढ़े हमने थे। तो उसमें मुख्य रूप से ओएमओ क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के मात्रात्मक प्रकार का क्या है, एक भाग है। तो ये है क्या, ओपन मार्केटिंग क्रियाएं या खुले बाजार की क्रियाएं। ये क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं क्या है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर बाजार में बेचती है, या प्रतिभूतियां जो हम बोलते हैं, वो प्रतिभूतियां बाजार में बेचती हैं, तो उन्हें बैंक क्या करता है, आम लोगों को देता है, या फिर आम लोगों से कई बार बेचे हुए वापस खरीदता है। तो इस प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, ओएमओ कहलाता है। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय विक्रय, सही है। दूसरा, खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों का क्रय विक्रय नहीं, बिलों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। नंबर 3, खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों एवं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। ये देखो, केवल इसमें बिलों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता, बिल तो बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु खुले बाजार में मतलब क्या है, खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों का, प्रतिभूतियों, बिलों एवं प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। बिल और जो आपके डिबेंचर्स प्रतिभूतियां होती हैं, उनका क्या किया जाता है, खुले बाजार के अंदर क्रय विक्रय किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला क्या है, प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय विक्रय होता है, परंतु केवल किसका नहीं होता,
प्रतिभूतियों का नहीं होता। नंबर 2, खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों का क्रय विक्रय होता है परंतु केवल बिलों का नहीं होता। नंबर 3, खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों एवं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। ये ऑप्शन है कि बाजार जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार के जो बिल होते हैं और जो आपकी प्रतिभूतियां होती हैं उन दोनों को परचेज और क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। ये क्या कहलाता है आपको, ओएमओ कहलाता है। आगे समझे? तो ऑप्शन सही क्या होगा इसका, सी, खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों और प्रतिभूतियों का क्या होगा, क्रय विक्रय होगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति परस्पर है। मौद्रिक नीति तो आपको पढ़ाई, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। राजकोषीय नीति ये भी है। तो मुख्य रूप से मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति क्या होती है कि जो सरकार का राजकोष है, भंडार जो है, उसके अंदर से मुख्य रूप से यदि हमें पैसे निकालने हो किसी भी प्रकार का बजट पेश करने के लिए, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, तो उसके लिए कुछ नीतियां बनाई जाती है, कुछ पॉलिसियां तैयार की जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीतियां कहा जाता है। एक राजकोषीय नीतियों के लिए एक चीज याद रखना हमेशा कि राजकोषीय नीतियां जो सरकार बनाती है वो हमेशा घाटे की ही हो, यही बेस्ट होता है, घाटे की ही हो, कि राजकोषीय जो नीतियां हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, घाटे की। परंतु ये नहीं है कि राजकोषीय नीतियां हमेशा प्रॉफिट की हो। यदि राजकोषीय नीतियां प्रॉफिट की है तो मतलब हमारे लिए सही नहीं है। तो राजकोषीय नीतियां जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, घाटे की, परंतु घाटा भी कैसा, उचित मात्रा में। क्या होना चाहिए, उचित मात्रा। क्योंकि राजकोषीय नीतियां जो है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा घाटे की होनी चाहिए, परंतु वो भी क्या होनी चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, ये अपना पॉइंट नहीं था, अपना पॉइंट क्वेश्चन का है। देखते हैं कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां परस्पर क्या है, प्रतिस्पर्धी है। क्या बैंक की जो नीति है और जो राजकीय नीति है क्या वो एक दूसरे के विपरीत है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। नंबर 2, पूरक है, एक दूसरे के साथ चलती है, ये सही है कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति एक दूसरे के हमेशा क्या चलती हैं, साथ में चलती है, न कि एक दूसरे के विपरीत चलती है। नंबर 3, संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। और नंबर 4, ये सभी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या होगा, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति परस्पर एक दूसरे की क्या होती है, पूरक होती है, एक सब साथ में मिलकर के चलती है। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन अपना, मौद्रिक नीति संबंधित है, कि जो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी संबंधित है मुद्रा की पूर्ति से। नंबर 2, साख की पूर्ति से। नंबर 3, ए और बी दोनों से, और मुद्रा की मांग से। तो पहले सबसे पहले तो अपन को मौद्रिक नीति तो समझ में आया था कि मौद्रिक नीति है क्या। मौद्रिक नीति वह है जहां पर मुद्रा की मात्रा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। परिभाषा क्या थी, मुद्रा की मात्रा को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति वह है जहां पे मुद्रा की मात्रा को क्या किया जाता है, आपके कंट्रोल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। तो इसमें मुद्रा की मात्रा से, मतलब मुद्रा की मात्रा, देखो आया इसमें मुद्रा की मात्रा, ये अपन मैंने परिभाषा में ही लिखा है कि मुद्रा की मात्रा को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो मुद्रा की मात्रा तो इसमें क्या आएगा, आएगा ही, ये भी सही है। नंबर 2, साख की पूर्ति से, ये हम पढ़ते आ रहे हैं मौद्रिक नीति के अंदर, सबसे हमने पढ़ना शुरू किया तब से हम साख शब्द को पढ़ते आ रहे हैं कि साख का मतलब उधार, उधार की पूर्ति से, ये भी क्या इसमें शामिल होता है। नंबर 3, ए और बी दोनों, मतलब मुद्रा की पूर्ति और साख की पूर्ति दोनों ही मुद्रा की नीति से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। नंबर 4, मुद्रा की मांग से, मुद्रा की मांग मुद्रा की नीति के अंदर संबंधित नहीं होती है।
तो दो ऑप्शन आएंगे, मुद्रा की पूर्ति और साख की पूर्ति से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। मतलब मुद्रा की मात्रा और साख की मुद्रा की पूर्ति और साख की पूर्ति दोनों ही मौद्रिक नीति में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। मतलब जो निम्न में से चार क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है जो मुख्य रूप से मुद्रा की जो नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके अंदर शामिल नहीं होता है। पहला है आय की स्थिरता से। आय की स्थिरता क्या मौद्रिक नीति के अंदर शामिल है या नहीं? किसी भी व्यक्ति की आय है, वो आय की स्थिरता मुख्य रूप से क्या है, मौद्रिक नीति के अंदर शामिल होती है। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 2 विनिमय स्थिरता। स्टार्टिंग वाला एक नंबर जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था उसके अंदर ये बात पढ़ी थी हमने, आय की स्थिरता, विनिमय स्थिरता, आर्थिक विकास, भुगतान से संतुलन, ये दोनों ऑप्शन पढ़े थे। ये दो ऑप्शन उसमें आए थे, और ये तीसरा एक है वो आर्थिक विकास भी उसके अंदर क्या होता है, शामिल होता है। आर्थिक विकास है वो मुद्रा की नीति से संबंधित होता है। यदि बाजार के अंदर बैंक क्या दे रहा है, ज्यादा पैसे दे रहा है, तो उससे हर एक व्यक्ति क्या करेगा, अपना व्यापार शुरू करेगा। व्यापार शुरू करेगा तो जिससे हमारे देश की आर्थिक जो विकास है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलप है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो भी मुद्रा की नीति से क्या होता है, संबंधित है। ये भी उसका उद्देश्य है। भुगतान शेष में संतुलन, मतलब किसी भी व्यक्ति का या किसी कंपनी का, किसी का अन्य का भुगतान का जो शेष है, पेमेंट करना है, उसमें संतुलन लेके आना, वो कार्य किसका नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं है। वो भुगतान शेष संतुलन मौद्रिक नीति के उद्देश्य में क्या नहीं है, शामिल नहीं होता है। तो उसने क्या पूछा है, उद्देश्य नहीं शामिल है। निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो ये तीन तो क्या है, उद्देश्य है, और चौथा क्या नहीं है, इसमें उद्देश्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, भुगतान से संतुलन मुख्य रूप से मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्ति, जो बैंक है, क्या है, बैंक है, उस बैंक का जो अपना खुद का रोकड़ शेष है, मतलब बैंक के पास जो लास्ट में जो अपना कैश बचता है वो, और उसकी कुल संपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। मतलब क्या है कि बैंक जो है, उस बैंक के पास एक क्या होता है, कैश होता है, और प्लस उसकी कुछ क्या होती हैं, असेट्स होती हैं। असेट्स मतलब संपत्तियां, ठीक है। तो कैश और क्या होती है, कुछ असेट्स होती हैं, उनके बीच में एक अनुपात रखना पड़ता है कि कितना कैश होगा और कितना क्या होगा, संपत्तियां होंगी, उनके बीच में अनुपात रखना पड़ता है। उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो देखो, एक जब भी कोई बैंक शुरू किया जाता है, तो वो बैंक शुरू करते समय उसके पास कुल संपत्ति 200 करोड़ होनी चाहिए। मतलब कोई भी हम कहते हैं कि बैंक शुरू कर रहे हैं, तो बैंक शुरू करना आसान बात नहीं है। बैंक को शुरू करने के लिए आपको कम से कम कितना फंड चाहिए, 200 करोड़ रुपए चाहिए, जो मुख्य रूप से क्या करना पड़ता है, एक संपत्ति के तौर पे रखना पड़ता है। तो उसमें 115 करोड़ तो क्या होगा, कैश होगा, और 85% क्या होगा, संपत्ति के रूप में होगी, गोल्ड, सिल्वर, डिवेंचर्स, प्रतिभूतियां आदि के तौर पे। ठीक है, तो 115 करोड़ की क्या होंगी, कैश, और 85 करोड़ की क्या होंगी, आपके असेट, संपत्तियां होंगी। ये जो रखा जाता है उसका विवरण कहाँ किया जाता है, उसके संबंध में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्तियों के मध्य से एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसमें हमने पीछे पढ़ के आए थे, मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, तो सीआरआर एसएलआर होता है। तो मुख्य रूप से पहला क्वेश्चन है सांविधिक बैंक अनुपात, एसबीआर, क्या ये हमने मात्रात्मक उपाय में पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो ये उसके अंदर शामिल नहीं है। नंबर 2 सांविधिक तरल अनुपात, ठीक है, एसएलआर, ये क्या है, उसमें पढ़ के आए थे। निम्न है सीबीआर, सेंट्रल रिजर्व बैंक, केंद्रीय तरल रिजर्व बैंक, सीएलआर। तो मुख्य रूप से क्या है, एसएलआर जो है आपका सांविधिक तरल अनुपात, वो मुख्य रूप से क्या होता है, एक रोकड़ शेष और कुल संपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात के रूप में रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहा जाता है।
तो मुख्य रूप से हम क्या पढ़ के आए थे, देखो रेपो रेट पढ़ी थी, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट पढ़ी थी, ट्रिपल आर, आर मूवी बड़ा आर मत कर लेना कहीं पे ये सोच लो कि आर वो रामचरण वाली और जूनियर एनटीआर वाली मूवी आई थी वही आर है, वो आर नहीं है, ये अपना रिवर्स रेपो रेट है। देखो थोड़ा सा बता दूं, रेपो रेट क्या होता है कि बैंक जो आरबीआई है वो अपने संबंधित बैंकों को लोन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कि जो संबंधित बैंक है वो अपने पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो वो वापस किस में जमा करवाते हैं, आरबीआई के पास जमा करवाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आर रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। उसके बाद आता है देखो क्या हो गया, देखिए पहला क्या था, रेपो रेट, आपको बता ही दिया कि जो संबंधित आरबीआई अपने संबंधित बैंकों को लोन देता है, रेपो रेट। फिर आर रिवर्स रेपो रेट, जब संबंधित बैंक वापस आरबीआई को पैसा देते हैं, रेपो रेट। फिर सीआरआर, ये बैंक को कुछ कैश के रूप में अपने पास पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद आता है एसएलआर, सांविधिक तरल अनुपात। ये क्या होता है कि जो बैंक के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का कुछ एक हिस्सा उन्हें कैश के रूप में और कुछ एक हिस्सा उन्हें संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर, सांविधिक तरल अनुपात कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एसएलआर कहेंगे, सांविधिक तरल अनुपात कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर को बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब यदि बैंक क्या कर दे, आरबीआई जो है वो क्या कर दे, सीआरआर को बढ़ा दे, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दे, तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब कि जो बैंक है उसके पास क्या रहेगा, संपत्ति कैश के रूप में, ये मान के चल रहे हैं अपन कि 100 करोड़ रुपए बैंक को कैश के रूप में रखना जरूरी है, बैंक क्या रखेगा, 100 करोड़ रुपए कैश के रूप में रखेगा। अभी बैंक ने कह दिया कि जो पैसा आप रख रहे हो उसका 50% और आपको आपके पास में रखना है, मतलब 100 करोड़ रुपए का 50%, 50 करोड़ रुपए, मतलब टोटल कितना रखना पड़ेगा, 150 करोड़ रुपए। एक तो पहले बैंक के पास ये मान ले कि 500 करोड़ रुपए थे, बैंक 100 करोड़ रुपए रख के 400 करोड़ रुपए बाजार में दे रहा था, तो बैंक के पास देने के लिए काफी था, तो बैंक की दर क्या थी, सस्ती थी। अभी बैंक को ये बोल दिया कि आप 50 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा रखोगे, 150 रखना है, तो अब भी बैंक के पास कितना बचा, 350 करोड़ रुपए, तो अब मांगने वाले ज्यादा है, देने वाला कम है, तो बैंक की दर भी क्या हो जाएगी, यदि आप सीआरआर को बढ़ा दोगे तो बैंक की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बैंक की दर बढ़ेगी तो मुख्य रूप से क्या होगा, लोन महंगा होगा, क्या हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, और लोन महंगा होने की वजह से क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी, नहीं क्या, यदि लोन महंगा हो गया, लोन लोगों को नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा तो क्या मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, तो क्या है, गलत है। नंबर 2, मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी, सही है, जो मुद्रा की आपूर्ति लोगों को मिल रहा है, जो लोन मिल रहा था वो लोन क्या हो जाएगा, लोगों को मिलना कम हो जाएगा, तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ये ऑप्शन सही है। मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहेगी, नहीं, यदि लोन महंगे सस्ते होंगे तो मुद्रा की आपूर्ति स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ब्याज दर अप्रभावित रहती है, ये संभव ही नहीं है, यदि लेने वाले ज्यादा हैं, देने वाला कम है, तो मुख्य रूप से उसके ब्याज दर में क्या होगी, प्रभाव पड़ेगा, क्या करेगा कि ब्याज दर बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा यदि सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ाने की वजह से बाजार के अंदर पैसा क्या हो जाएगा, कम आएगा, कम आएगा तो हम क्या कहेंगे कि मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घटेगी तो सामान्यतः लोन क्या हो जाएंगे, महंगे,
यदि लोन महंगा होगा तो लोगों को पैसा कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो लोगों के रोजगार में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो मुख्य रूप से यदि सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, और यदि इन सभी को बढ़ाया जाता है तो बढ़ाने की वजह से मुद्रा की आपूर्ति हमेशा ही क्या होगी, घटेगी। और यदि इन सब को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इनका क्या होगा, फर्क उल्टा पड़ेगा, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा इनके ऊपर। यदि इसको बढ़ाया जाता है तो ये घटेगा, यदि इसको घटाया जाता है तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। पंद्रह नंबर है, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन उधारियां प्राप्त करते हैं कहलाती है। कि वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, वो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक आरबीआई से, ये क्या होंगी, कॉमर्शियल बैंक, और ये होगा आपका आरबीआई। कि कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से अल्पकालीन उधारियां प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, देखो, एक पढ़ी थी रेपो रेट, ठीक है, दूसरी रिवर्स रेपो रेट, फिर सीआरआर, फिर एसएलआर, फिर बैंक रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वह रेट जिससे संबंधित बैंकों को आरबीआई क्या देता है, पैसा देता है। इसमें क्या कहा, इसमें वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन उधारियां प्राप्त करता है, मतलब अल्प थोड़े समय के लिए क्या करता है, उधार प्राप्त करता है। तो रेपो रेट क्या है, आरबीआई पैसा देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। सही है, तो ये ऑप्शन भी इसका हो सकता है, रेपो रेट भी हो सकता है, ठीक है, परंतु उसको थोड़ा और पढ़ेंगे। रिवर्स रेपो रेट, इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक किसको पैसा देता है, आरबीआई को देता है। सीआरआर, ये कैश के रूप में बैंक अपने पास रखता है, ठीक। एसएलआर, इसमें कुछ कैश और कुछ असेट्स के रूप में बैंक अपने पास रखता है, ठीक है। अब है बैंक रेट, इसमें भी क्या करता है, आरबीआई अपने संबंधित कॉमर्शियल बैंकों को क्या करता है, ब्याज पर पैसा देता है। तो इसमें ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है, जबकि ये क्या पूछ रहा है कि बैंक, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेता है। तो इसमें दो ऑप्शन हमने पढ़े, एक क्या है रेपो रेट और एक बैंक रेट, दोनों क्या दे रहे हैं, आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। अब इन दोनों में से दोनों ऑप्शन इसमें आ रखे हैं, देखिए बैंक दर भी आ रखा है और आपके रेपो दर भी आ रखा है, दोनों आ रखे हैं। अब दोनों में से क्या फर्क है, रेपो रेट जो दिया जाता है वो लंबे समय के लिए दिया जाता है, लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय के यदि ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, तो वो किस में आएगा, रेपो रेट में। और यदि शॉर्ट टाइम के लिए, अल्पकालीन समय के लिए दिया रहा है, जैसे थोड़े दिन के लिए, जैसे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मतलब 3 महीने के टाइम तक के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो वो किस में आएगा, आपके बैंक दर में आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा फिर, बैंक दर। तो मतलब व्यापारिक बैंक यदि शॉर्ट टाइम के लिए आरबीआई से पैसा ले रहा है लोन के ऊपर, ब्याज के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहेंगे बैंक दर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, बैंक जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती है वह किस रूप में मानी जाती है। कि बैंक जिस दर पर आरबीआई को उधार देती है वह किस रूप में मानी जाती है, अभी पढ़ के आए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, कि आरबीआई को, यदि आरबीआई अन्य बैंकों को दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं रेपो रेट, और यदि अन्य बैंक आरबीआई को वापस लोन के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे पैसा दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर आर आर। ये याद रखना, आर आर जो मूवी थी उसके बेस पे याद रखना क्या होगा, आर 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 होगा, तो रिजर्व रेपो रेट। आर 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 क्या है आपका, रिवर्स रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो रेट। मुख्य रूप से क्या होती है कि जब कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, आरबीआई को लोन के तौर पर क्या देता है, ब्याज पे पैसा देता है, जमा करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। वो क्या कहलाती है, आपकी आर 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 कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है, मुद्रा प्रचलन के समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली कुल पूंजी का कितना करोड़ रुपए का सवर्ण
रखा जाता था, मतलब गोल्ड रखा जाता। मतलब क्या है कि मुद्रा प्रचलन के समय में जो मौद्रिक नीति जो है उसमें आरबीआई बैंक के पास में, आरबीआई के पास में जो उसकी कुल संपत्तियां होती हैं उन कुल संपत्तियों का कितना प्रतिशत मुख्य रूप से वो उनके पास में क्या रखती थी, गोल्ड के रूप में रखती थी। ठीक है, करोड़ रुपए का गोल्ड के रूप में रखती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि कुल संपत्तियां कितनी होंगी, 200 करोड़। ठीक है, उनमें से 115 करोड़ रुपए तो क्या होंगे, उनके गोल्ड सिल्वर इनके रूप में होंगे, और मुख्य रूप से 85 करोड़ रुपए क्या होंगे, डिवेंचर के रूप में। क्या होंगी, 85 करोड़ रुपए डिवेंचर के रूप में, और 115 करोड़ रुपए कैश, गोल्ड और सिल्वर के रूप में होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए कैश, गोल्ड, सिल्वर के रूप में, और 85 करोड़ रुपए डिवेंचर के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, 115 करोड़ रुपए का क्या रखती है वो, कितने करोड़ रुपए का सोना रखती है, 115 करोड़ रुपए के। ठीक है, 18 नंबर देखिए, प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग का कितने प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नगद अधिशेष के रूप में रखना पड़ता है। हमने अभी पढ़ा कि बैंक जो अनुसूचित बैंक है उन्हें मुख्य रूप से 200 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसमें से 115 करोड़ रुपए वो क्या रखती है, कैश, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, और 85 करोड़ रुपए डिवेंचर के रूप में रखती है, प्रतिभूतियों के रूप में। ठीक है, तो इसमें से कितना प्रतिशत, ये जो 120 करोड़ रुपए का जो 115 करोड़ रुपए हैं 200 करोड़ में से, उनमें कैश, गोल्ड, सिल्वर तीनों होता है, तो इनमें मुख्य रूप से कितना प्रतिशत वो कैश के रूप में रखती है। तो कैश कितना होगा इसमें से, 5%। 5% क्या रखेगी वो कैश के रूप में, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, 19 नंबर देखिए, बैंक साख सर्जन किस आधार पर करते हैं। बैंक जो है वो साख सर्जन, साख मतलब उधार देने का जो कार्य है वो किस तौर पर करते हैं। नंबर 1 है बैंक प्रतिभूतियों के आधार पर, नंबर 2 नगद जमाओं के आधार पर, नंबर 3 बिना किसी आधार पर, नंबर 4 कुल संपत्तियों के आधार पर। तो बैंक साख सर्जन किस आधार पर करते हैं, बैंक जो उधार देगी वो किस तौर पर करेगी, बैंक प्रतिभूतियों के आधार पर देगी, नंबर 2 नगद जमाओं के आधार पर देगी, नंबर 3 बिना किसी आधार के देगी, या कुल संपत्तियों के आधार पर देगी। किसके आधार पर देती है, क्या केवल प्रतिभूतियां उसके आधार पर देती है, नहीं देगी। नगद जमा है उसके आधार पर भी आपको उधार नहीं देगी, बिना किसी आधार के तो देने का मतलब ही नहीं होता। और नंबर 4 कुल परिसंपत्तियों के आधार पर, जो आपकी कुल प्रॉपर्टी है उसके आधार पर उसको देख करके बैंक क्या देता है, आपको लोन देता है। तो ऑप्शन क्या होगा, कुल परिसंपत्तियों के आधार पर आपको क्या दिया जाता है, बैंक साख सर्जन का निर्माण करके। जैसे स्वाभाविक सी बात है, हम लोन ले रहे हैं तो लोन के तौर पे जैसे हमने ये सोचा कि हम 1 करोड़ रुपए का लोन लें, तो 1 करोड़ रुपए का लोन क्या केवल प्रतिभूति को देख के दे देगा, नहीं देगा। केवल हमारी नगद जमा है बैंक में उसके लिए दे देगा, नहीं देगा। केवल बिना किसी आधार पे नहीं देगा, केवल किस पे देगा, हमारी कुल प्रॉपर्टी देखेगा कि हमारी कुल प्रॉपर्टी कितनी है, कुल प्रॉपर्टी के आधार पर वो हमें क्या देगा, लोन देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुल परिसंपत्तियों के आधार पर। ठीक, 20 नंबर देखिए, 20 नंबर है देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई कर सकती है। देश में निवेश को बढ़ावा दे, हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़े, मतलब रोजगार उत्पन्न हो, इंडस्ट्री खुले, कुछ फैक्ट्रियां खुले, उद्योग खुले, तो उसके लिए आरबीआई क्या कर सकती है, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा। और लोन किस तौर पे देना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है सस्ता देना पड़ेगा। और लोन सस्ता देगी तो इसके आधार पर बैंक को क्या करना पड़ेगा, रेट जो है, लोन की रेट क्या है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यदि एक लोन की रेट कितनी है, 18% है, तो हर एक आम आदमी नहीं लेगा, क्योंकि उसे होता है 18% लोन रेट ज्यादा है। और यदि यहीं पे 18% की बजाय क्या कर दें, 9% कर दें, तो हर एक आम आदमी क्या लेगा, पैसे लेगा, सोचेगा बैंक का ब्याज क्या है, इंटरेस्ट कम है, इसके तौर पर हम ले लें, उसको क्या करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके आधार पर 9% का क्या होगा, इसमें ब्याज दे। तो पहला है सीआरआर में कटौती, कि बैंक की जो रेट है उस रेट में क्या कर दे, हम कटौती कर दे, सही है। सीआरआर को बढ़ा दे, मतलब लोन और ज्यादा महंगे कर दे, नहीं है।
खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय कर दे। ये ऑप्शन क्या है कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेच दे। यदि पहले जैसे बैंक ने क्या कर रखा था, प्रतिभूतियां खरीद रखी थी तो अपने पास में है, जैसे बैंक के पास में कोई भी प्रतिभूतियां डिबेंचर है, यदि उनको वो बाजार में क्या करेगा, बेचेगा, तो बाजार में जैसे स्वाभाविक सी बात है, मैंने आप हैं, आपने प्रतिभूतियों को क्या क्या खरीदा, तो आपके पास जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। और बैंक अपने पास पैसे को इकट्ठा कर लेगा तो मुद्रा का क्या हो जाएगा, संकुचन, मुद्रा सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ेगी तो क्या उससे हमको निवेश को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो इससे भी क्या है, कोई फायदा नहीं है। बैंक दर में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, यदि बैंक की रेट को बढ़ा दे तो लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो क्या होगा, केवल और केवल आपको क्या करने पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी। ये आपको एक पीछे क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने, यदि आपको किसी चीज को बढ़ाना है तो उस चीज को घटाना पड़ेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सीआरआर में क्या करना पड़ेगा, कटौती। केवल सीआरआर में नहीं, और भी सारी चीजें, रेपो रेट को घटा सकते हो, रिवर्स रेपो रेट को घटा सकते हो, सीआरआर को घटा सकते हो, एसएलआर को घटा सकते हो, बैंक दर को घटा सकते हो। इसके लिए मुख्य रूप से इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, सीआरआर विशेष परिस्थितियों में कितने प्रतिशत हो सकता है। देखिए कैश रिजर्व रेशियो जो विशेष परिस्थितियों में कितना हो सकता है, अभी तो वर्तमान में देखिए, वर्तमान में 40%, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो वर्तमान में कितना है, 40% है। कितना हो सकता है, 0% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। यदि विशेष परिस्थितियां हैं तो उस विशेष परिस्थितियों में सीआरआर को 0% भी किया जा सकता है, ठीक है, और 100%, पर 0% किया नहीं जाएगा। 0% कभी किया नहीं जाएगा, क्योंकि यदि कोई भी बैंक है, यदि उसकी सीआरआर को अब 0 कर दें तो ये तो हो ही नहीं सकता। 0 से हो सकती है, 0 से 100% हो सकती है, परंतु 0 किया नहीं जाएगा। तो हमेशा क्या होगी, आपकी सीआरआर विशेष परिस्थितियों में 100% हो सकती है। 100% का मतलब कि आपके बैंक के पास में जितना पैसा है वो सारे का सारा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास से जमा करवाना पड़ेगा। और ऐसा एक बार हुआ भी है हमारे देखने में, कब हुआ था, जब नोटबंदी हुई। क्या हुई, नोटबंदी हुई, उस टाइम हमने देखा था कि बैंक के पास शाम को जितना भी पैसा था वो मुख्य रूप से मेन बैंक में पहुंच जाता था और वहां से आरबीआई के पास जाता था। तो वो क्या थी, विशेष परिस्थिति थी, और उस विशेष परिस्थिति में कितना हो सकता था, 100% किया जा सकता था। तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, 100%। आंसर सही क्या है, डी। 22 नंबर देखिए, सीआरआर का पूरा नाम क्या है। सीआरआर की फुल फॉर्म अभी हम पढ़ते आ रहे थे काफी टाइम से, देखिए देख लेते हैं एक बार। कैश रिजर्व, सही है, नगद आरक्षित अनुपात। क्या हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। क्रेडिट रिजर्व रेशियो, साख आरक्षित अनुपात नहीं है। कॉमन रिजर्व रेशियो, सामान्य आरक्षित अनुपात नहीं है। कैश रिजर्व रेशियो, ये रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है, ये भी नहीं। इसमें ओ एन क्या है, एक्स्ट्रा लगा, वरना ये दोनों ऑप्शन आपके सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। 23 नंबर देखिए, गिल्ट एज बाजार पर किसका नियंत्रण होता है। गिल्ट एज बाजार मतलब जो मार्केट है जहां पे प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदा बेचा जाता है। प्रतिभूतियां हम पढ़ के आए थे, डिबेंचर जो हमने पढ़ी है, प्रतिभूतियां पढ़ी है, डिबेंचर, ठीक है। उन डिबेंचर्स को क्रय विक्रय जहां किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, गिल्ट एज बाजार बोला जाता है। और गिल्ट एज बाजार पर मुख्य रूप से नियंत्रण किसका होता है, आपके आरबीआई का। या सेबी मत कर देना, सेबी पर नियंत्रण होता है, सेबी का वो होता है स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट, मतलब आपका जो स्कंद विनिमय के अंदर स्कंद बाजार है, जहां पे शेयर बाजार जो है उसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है, सेबी का। और गिल्ट एज बाजार पर नियंत्रण किसका होता है, आरबीआई का। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, आरबीआई, ठीक है। नंबर 24, खुले बाजार की क्रियाओं में प्रतिभूतियों को बैंक द्वारा क्रय करने से मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये थोड़ा सा कटा हुआ, एक मिनट, चलो देखते हैं।
खुले बाजार की क्रियाओं में प्रतिभूतियों को बैंक द्वारा क्रय करने से मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कि जो ओपन मार्केटिंग की जो क्रियाएं हैं उनमें प्रतिभूतियां हैं उनके द्वारा बैंक यदि उन्हें क्रय करता है, क्रय करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे ये जो डिबेंचर है उन डिबेंचर को परचेज कर रहा है कौन? परचेज कर रहा है कौन? कर रहा है बैंक कर रहा है। तो बैंक खरीदेगा तो मतलब क्या देगा बाजार के अंदर? मतलब बैंक खरीद रहा है और हमारे पास थे, हमारे पास से बैंक ने खरीदा तो हमें बैंक क्या देगा? पैसे देगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गए? पैसे, और बैंक के पास क्या आ गए? डिवेंचर। तो इससे क्या हो जाएगा? मुद्रा का विस्तार होगा, मुद्रा का संकुचन होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि बैंक ने क्या किया? डिवेंचर खरीदे, बैंक के डिवेंचर खरीदने से क्या होगा? हमारे पास पैसे आएंगे, मार्केट में पैसे आएंगे, मार्केट में पैसा आएगा तो मुद्रा का क्या होगा? विस्तार होगा या संकुचन होगा? स्वाभाविक सी बात है, मुद्रा का विस्तार होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ए आएगा, मुद्रा का विस्तार। क्योंकि बाजार में जब पैसा आएगा तो मुद्रा का क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौद्रिक नीति का कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? मात्रात्मक उपाय नहीं है। आपको पढ़े थे हमने मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति के अंदर हमने दो प्रकार पढ़े थे। दोबारा एक बार लास्ट बार और बता देता हूँ आपको। एक था मात्रात्मक और दूसरा था आपका गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक उपाय में हमने पढ़ा था रेपो रेट, याद रखना आपकी बात, फिर रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, OMO, ये क्या थी? मात्रात्मक उपाय मौद्रिक नीति की। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, तरल संवेदिक तरलता अनुपात, बैंक रेट, ओपन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या है? मात्रात्मक उपाय थे। इसमें साख की राशनिंग, और गुणोत्तर, गुणोत्तर मात्रा, गुणोत्तर मात्रा और साख की राशनिंग। ठीक है, ये क्या है? गुणात्मक उपाय है। तो इसमें क्या पूछा है? मौद्रिक नीति का कौन सा एक मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो मात्रात्मक उपाय में देखो रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, CRR, है या नहीं है? ये रहा। वैधानिक तरलता अनुपात, SLR, है या नहीं है? ये रहा। रेपो रेट, है या नहीं है? चौथा क्या है? साख की राशनिंग। साख की राशनिंग हमने किस में पढ़ी? गुणात्मक उपाय में। साख की राशनिंग और गुणोत्तर मात्रा। ठीक है, ये दोनों किस में आती हैं? गुणात्मक में। तो इसने क्या पूछा है कि मौद्रिक नीति का कौन सा एक मात्रात्मक उपाय नहीं है? CRR मात्रात्मक उपाय है, SLR मात्रात्मक उपाय है, रेपो रेट मात्रात्मक उपाय है कौन सा नहीं? एक साख की राशनिंग नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी सही है कि साख की राशनिंग क्या नहीं है? मात्रात्मक उपाय नहीं है, आपका क्या है? गुणोत्तर, गुणात्मक उपाय। ठीक है, हो गया इतना ही आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास फिर आगे। धन्यवाद। आज भाई जी कितनी देर लगी है? कितना टाइम लग गया?